बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बायोकेमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विटामिन्स वाला ये डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले विटामिन्स को डिफाइन कर लेते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी को ज़रूरत होते हैं इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन, ताकि सेल्स के खास फंक्शन जो है उनको परफॉर्म किया जा सके। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन, कह रहा है कि जो इंसानी जिस्म है ये तमाम विटामिन को तैयार नहीं कर सकता, सिंथेसाइज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकता है, विटामिन के को सिंथेसाइज कर सकता है, तैयार कर सकता है, और कुछ बी कम्प्लेक्स विटामिन हैं उनको ये सिंथेसाइज कर सकता है, तैयार कर सकता है। इसकी जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं तो दो तरह के विटामिन होते हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, आपने पहले पढ़ा भी होगा, इससे पहले जो आपने बुक्स पढ़ी होंगी। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूड विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसमें हमारे पास ये चार विटामिन आ जाते हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। ओनली विटामिन के हैज़ अ कोएंजाइम एक्टिविटी, कह रहा है कि सिर्फ विटामिन ए जो है इसकी कोएंजाइम की एक्टिविटी होती है, और कोएंजाइम हमने एंजाइम वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि क्या होता है। दे आर नॉट स्क्रीटेड इन यूरिन, कह रहा है कि ये यूरिन में स्क्रीट आउट नहीं होते, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये छोटे पेशाब में स्क्रीट नहीं होते। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज़, और उसके अलावा क्या है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये लीवर की में और जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनमें ये स्टोर हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन की जब हम बात करते हैं तो दीज इंक्लूड्स विटामिन सी एंड बी कम्प्लेक्स। इसमें हमारे पास विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स आ जाते हैं। बी कम्प्लेक्स विटामिन आर प्रिकर्सर्स ऑफ कोएंजाइम। जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है ये प्रिकर्सर्स होते हैं कोएंजाइम्स के। व्हेन इंजेस्टेड इन एक्सेस, जब ये ज़्यादा अमाउंट में ले लिए जाएं, दे एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो ये छोटे पेशाब में एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये जिसमें स्टोर नहीं होते। इसके बाद हमारे पास विटामिन ए आ जाता है। विटामिन ए के जब हम एनिमल सोर्सेज देखते हैं तो लीवर में विटामिन ए काफ़ी एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है। किडनीज़ में विटामिन ए मौजूद होता है। फ़िश में विटामिन ए मौजूद होता है, और कोलोस्ट्रम में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। कोलोस्ट्रम कहते हैं जो फर्स्ट जो मिल्क होता है मदर का, जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो जो मदर का फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। फिर प्लांट सोर्स हमारे पास आ जाते हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स क्या है? ये प्रो विटामिन ए है, फाउंड स्पेशली इन कैरेट्स एंड पोटैटोज। कैरेट्स में पाया जाता है, पोटैटोज में पाया जाता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव विटामिन ए, कह रहा है कि ये जो कैरोटीन्स प्रो विटामिन ए है ये एक्टिव फॉर्म यानी विटामिन ए में, एक्टिव विटामिन ए में ये कन्वर्ट हो सकता है, इसको तब्दील किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायरॉक्सिन, जब इसके ऊपर थायरॉक्सिन असर करता है। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है, और जब ये कैरोटीन्स पे या प्रोविटामिन ए पे ये जाके असर करता है तो उसके बाद वो अपनी एक्टिव फॉर्म एक्टिव विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए के फंक्शंस के हैं। फर्स्ट हमारे पास फंक्शन आ जाता है विजुअल साइकिल, ये देखने से मुतल्लिका है। विटामिन ए इज़ अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है किसका? ऑफ विजुअल पिगमेंट रिडॉप्सन। ये हमारी आंख में एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको रिडॉप्सन कहते हैं, तो विटामिन ए उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रिडॉप्सन इज़ एसेंशियल फॉर विजन इन डिम लाइट, कह रहा है जो रिडॉप्सन है ये काफ़ी ज़रूरी होता है डिम लाइट में देखने के लिए। व्हेन आइज आर एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, कह रहा है कि जब आंखों में कोई तेज़ रोशनी पड़ जाए, ऑल दी रिडॉप्सन गेट हाइड्रोलाइज्ड, तो तमाम रिडॉप्सन जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड व्हेन पर्सन कम्स बैक टू डार्क रूम, और कह रहा है कि जब वो लाइट ख़त्म हो जाती है और बंदा डार्क रूम में आता है, ही विल बी अनएबल टू सी इन द डार्क फॉर अ वाइल, तो कुछ देर के लिए उसको वहाँ पर नज़र आना रुक जाता है, नज़र आना बंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल एक फिनोमिना है, ये आप सबको पता होगा कि जब हमारी आंखों में कोई तेज़ लाइट पड़ जाती है तो उसके बाद जब वो लाइट ख़त्म हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए हमें नज़र नहीं आ रहा होता। इसके बाद कह रहे हैं इन द डार्क रूम आर डिम लाइट, कह रहे हैं कि उस डार्क रूम में या डिम लाइट वाले रूम में रीसेंसिस ऑफ रिडॉप्सन टेक्स प्लेस, रिडॉप्सन दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, द पर्सन इज़ एबल टू सी इन द डिम लाइट, जो बंदा जिसका रिडॉप्सन वो सारा हाइड्रोलाइज हो चुका था वो दोबारा से डिम लाइट में देखने के काबिल हो जाता है। द टाइम ऑफ रिडॉप्सन रीसेंसाइज डिपेंड्स अपॉन लाइट इंटेंसिटी, कह रहा है कि रिडॉप्सन के दोबारा बनने का जो अमल है ये कितनी देर में मुकम्मल होगा, ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि उस लाइट की इंटेंसिटी क्या थी, जो लाइट उसकी आंखों में पड़ी है उसकी उसकी इंटेंसिटी क्या थी, वो बहुत तेज़ लाइट थी या वो डिम लाइट थी। इफ़ विटामिन ए इज़ डेफिशिएंट, कह रहा है कि अगर विटामिन ए कम हो, डेफिशिएंट हो, बॉडी में इसकी मिकदार कम हो, सेंसेस ऑफ रिडॉप्सन कैन नॉट टेक्स प्लेस, तो रिडॉप्सन की जो दोबारा बनने का अमल है ये नहीं हो सकता। एंड द पर्सन बिकम्स अनएबल टू सी इन द डिम लाइट,
और कह रहा है कि वो बंदा डिम लाइट में देखने के काबिल नहीं रहता, और इसको ये एक डिजीज़ है और इस डिजीज़ को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए का जो दूसरा फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लेवल में ये कैसे काम करता है? रेटिनॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट टेक्स पार्ट्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। कह रहा है कि जो मेल्स में जो स्पर्म के बनने का अमल होता है उसमें विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से ये रिप्रोडक्शन में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रोथ में ये कैसे हेल्प करता है? विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर बोन ग्रोथ। बोन की ग्रोथ के लिए विटामिन ए जो है ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इन इट्स डेफिशिएंसी एनिमल्स लूज देयर एपिटाइट। कह रहा है कि अगर ये कम हो तो जिस भी एनिमल में इसकी डेफिशिएंसी होती है उनको भूख लगना कम हो जाती है। मेटाबॉलिक रोल ऑफ विटामिन ए, मेटाबॉलिज्म में इसका क्या असर है? इट हेल्प्स इन सेंसेस ऑफ ग्लाइकोजिन। ये ग्लाइकोजिन के बनने में मदद कर रहा होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद इसका एक और फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़। कह रहा है कि जो क्रोनिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियां होती हैं उनसे भी ये बचा रहा होता है। कैसे? पॉपुलेशन कंज्यूमिंग डाइट्स हाई इन कैरोटीन्स। कह रहे हैं कि वो लोग जो ऐसी डाइट ले रहे हों जिनमें कैरोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, शो डिक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ कार्डियक डिजीज़। तो उनमें जो दिल की बीमारियां हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। लंग्स एंड स्किन कैंसर, और उनमें जो फेफड़ों और स्किन का जो कैंसर होता है ये भी काफ़ी कम होता है। एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ कैटरैक्ट। और इसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसको कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट जो ये आंखों की एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड विजन हो जाती है, धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाता है, डबल विजन हो जाती है। तो इस बीमारी के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है अगर ये नॉर्मल से बढ़ जाए, ज़्यादा मिकदार हो जाए इसकी। तो टॉक्सिसिटी इसकी दो तरह की होती है, एक एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है। एक्यूट का मतलब होता है जो थोड़े टाइम के लिए इसकी अगर मिकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाए, और क्रोनिक का मतलब होगा कि अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए इसकी बॉडी में इसकी मिकदार बढ़ी रहे। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या होगा? सीवियर हेडेक होगा, सर का दर्द होगा, जनरलाइज्ड वीकनेस, वो वीकनेस फील करेगा, कमज़ोरी महसूस करेगा, और नाजिया होगा। नाजिया कहते हैं मतली कैक वगैरह के आने को। क्रोनिक टॉक्सिसिटी में फटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपिटाइट को ही कहते हैं, जब भूख कम लगना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ हेयर, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। हेपेटोमेगैली हो जाती है। हेपेटोमेगैली का मतलब होता है कि जो लीवर है उसका साइज़ बढ़ जाता है। एंड स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, और स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है कि स्प्लीन जो है उसका भी साइज़ बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? हाइपरविटामिनोसिस डिसअपियर्स स्पॉन्टेनियसली ऑन स्टॉपिंग विटामिन ए इंजेक्शन। कह रहे हैं कि अगर हाइपरविटामिनोसिस हो जाए, विटामिन ए जो है वो ज़्यादा हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए उसकी बॉडी में, उसका लेवल बहुत बढ़ जाए, तो वो ख़त्म हो जाता है जब हम विटामिन ए की जो ओरली जो हम विटामिन ए ले रहे होते हैं, अगर उसको स्टॉप कर दें तो विटामिन ए की जो टॉक्सिसिटी है वो रुक जाती है। इसके बाद हमारे पास विटामिन डी आ जाता है। अभी हम फैट सॉल्युबल विटामिन डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन ए हमने डिस्कस किया, उसके बाद विटामिन डी डिस्कस करने लगे हैं, फिर ई और फिर के को डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास विटामिन डी आ जाता है, इसको कोलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो डाइट में हमारे पास फिश लिवर ऑयल जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये मौजूद होता है, और मिल्क में भी विटामिन डी मौजूद होता है। एंडोजीनियस प्रिकर्सर्स इसके क्या हैं? बॉडी के अंदर भी ये किसी तरह से तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल है इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रोल सेंसिस। जब कोलेस्ट्रोल को की सेंसिस होती है बॉडी के अंदर तो उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, बीच में एक प्रोडक्ट आ रहा होता है जिसका नाम है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल, एंड फाउंड अंडर द डर्मस एंड एपिडर्मस ऑफ ह्यूमन स्किन। ये इंसानी जिस्म की जो डर्मस जो लेयर्स होती है हमारी स्किन की, जो टॉप की लेयर्स है, डर्मस एपिडर्मस है, इनके नीचे ये मौजूद होता है। व्हेन स्किन एक्सपोज टू सनलाइट, कह रहा है कि जब फिर स्किन को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में, जब धूप पड़ती है जिस्म के ऊपर, दिस 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल, तो ये जो कोलेस्ट्रोल सेंसिस का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल होता है, इस कन्वर्टेड इनटू कोलीकैल्सिफेरॉल। ये कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और कोलीकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी को कहते हैं। तो हमें ये बात समझ आई है कि जो विटामिन डी है ये फिश लिवर ऑयल में और मिल्क से मिल सकता है। और उसके अलावा जब स्किन के ऊपर लाइट पड़ती है यानी सूरज की लाइट पड़ती है तो उस वक्त 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल में, और उससे भी विटामिन डी जो है वो बन रहा होता है। और 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल क्या है? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रोल सेंसिस का। उसके बाद इसके फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, इट इंक्रीज द अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसको ये काफ़ी बढ़ा देता है, काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है।
मिनिमाइज लॉस ऑफ कैल्शियम फ्राम किडनीज़, और उसके बाद गुर्दों से जो कैल्शियम लॉस हो रही होती है, जो कैल्शियम ज़ाया हो रही होती है गुर्दों से, ये उसको कब कर देता है, यानी कैल्शियम को ये बचा रहा होता है। एक तो इसकी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और दूसरा किडनीज से जो ये इसका जो लॉस हो रहा था, जो ये ज़ाया हो रही थी, वहाँ से इसको ये रोक लेता है। काज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसीज कह रहा है कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंट हो, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो रिपोर्ट हो रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। डिक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी अपनी खुराक में कम लिया जाए तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन द स्किन, या उन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंट होता है जो जिनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता। जैसे जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, तो वहाँ के लोग तकरीबन जो लोग वहाँ के होते हैं, वो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो ले रहे होते हैं, कैप्सूल ले रहे होते हैं, और इसकी वजह यह है कि वहाँ पे धूप बहुत कम होती है, या वो लोग ज़्यादातर घरों के अंदर रहते हैं, तो इस वजह से उनकी स्किन जो है विटामिन डी तैयार नहीं कर सकती। इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट, यस, अगर एक्सपोजर सनलाइट का एक्सपोजर ना हो, सूरज की रोशनी ज़्यादा जिस्म पे ना पड़े, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। ये आपको पता होगा कि जब बच्चों को बाज़-औक़ात आप कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनमें जॉन्डिस वगैरह की अगर कोई मामला हो, तो उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाएँ, तो डॉक्टर्स फिर ये बताते हैं कि इनको कुछ देर के लिए बच्चों को आप धूप में रखा करें। तो उसका मतलब यही होता है कि ताकि विटामिन डी जो है ये बने बॉडी के अंदर। विटामिन डी मेल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन कह रहे हैं कि अगर हम डाइट में विटामिन डी ले रहे हो, यानी मिल्क ले रहे हो, तो मिल्क में विटामिन डी मौजूद होता है, तो सम टाइम ऐसी कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से विटामिन डी जो है ये इंटेस्टाइन से अगर अब्जॉर्ब भी ना हो, ब्लड में जाए ही ना, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी कह रहे हैं कि इसके अलावा एक वजह और हो सकती है कि अगर विटामिन डी जो है ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, कैटाबॉलिज्म इसकी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, ये नॉर्मल से इसकी मिकदार बहुत बढ़ जाए, तो फिर क्या हो सकता है। नाउजिया हो सकता है। नाउजिया का मतलब मतली आना होता है, दिल का ख़राब होना। इसकी वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख का कम लगना। अगर विटामिन डी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, यानी गुर्दों में पथरी हो सकती है। एंड हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। हमें पता है कि विटामिन डी जो है ये क्योंकि इंटेस्टाइन से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जो किडनीज से कैल्शियम का जो लॉस हो रहा होता है उसको ये डिक्रीज़ करता है, तो इस वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ सकता है। अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ विटामिन डी मेडिकेशन, कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें विटामिन डी मौजूद हो, तो उस मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो जब वो रुक जाती है तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमारे पास तीसरा फैट सॉल्युबल विटामिन यानी विटामिन ई आ जाता है। विटामिन ई को टोकोफिरोल भी कहते हैं। इसके एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मीट में काफ़ी मौजूद होता है। लीवर से हमें टोकोफिरोल या विटामिन ई मिल सकता है। एग में ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। फ़िश में, मिल्क में और बटर में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। ये इसके एनिमल सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज में हमारे पास वीट आ जाता है, कॉटन ऑयल आ जाता है, पीनट ऑयल आ जाता है, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी। फंक्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास जो इसका फंक्शन लिखा हुआ है वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो बॉडी की कोई अगर डैमेज हो रहा है तो जो उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट वर्क कर रहा होता है विटामिन ई। दूसरा इसका फंक्शन लिखा हुआ है प्रिवेंट नॉन इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, के कोई ऐसे सेल के कंपोनेंट्स अगर उनकी डिग्रेडेशन हो रही हो, वो टूट रहे हों, नॉन इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो रही हो जिसमें इंजाइम्स इन्वॉल्व ना हो, और सेल के कंपोनेंट्स की अगर तोड़ फोड़ हो, ब्रेकडाउन हो, तो ये उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, अगर ये एक ख़ास मिकदार में बॉडी के अंदर मौजूद हो तो ये इसकी वजह से दिल की बीमारियां जो हैं वो नहीं होती, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अलॉन्ग विद विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन्स इट डिले दी ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट, कह रहे हैं कि अगर विटामिन सी और बीटा कैरोटीन्स के साथ अगर ये विटामिन ई जो है ये साथ में मौजूद हो तो ये क्या करता है कि ये कैटरैक्ट जो डिज़ीज़ हमने बात की थी पहले भी, जो आंखों की एक बीमारी होती है जिसमें धुंधलापन आ जाता है, डबल विजन हो जाती है, सही से नज़र नहीं आता, डबल नज़र आना या शुरू हो जाता है, तो उस डिज़ीज़ से यानी कैटरैक्ट से ये बचाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये कम हो जाए, नॉर्मल से ये इसकी मिकदार कम हो जाए, तो क्या होता है। रेड ब्लड सेल सर्वाइवल टाइम इज़ डिक्रीज्ड एंड मे लीड टू एनीमिया, कि जो हमारे RBCs होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका एक लाइफ स्पेन होता है 120 डेज़ का। तो उनका जो लाइफ स्पेन होता है यानी 120 डेज़, ये उससे इसका जो सर्वाइवल टाइम है जो ये उससे पहले टूट जाते हैं, उससे पहले इनकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, और उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। इन चिल्ड्रन देयर विल बी अ मस्कुलर लायन, और बच्चों में मस्कुलर लायंस हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास विटामिन के आ जाता है।
के इज़ फॉर कोगुलेशन, कह रहा है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो विटामिन के है ये कोगुलेट कर रहा होता है, जमा रहा होता है। वैसे तो कोगुलेशन जो है ये सी से लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो के से बोलते हैं, कोगुलेशन से बोलते हैं। तो आप के से, विटामिन के से कोगुलेशन याद रख सकते हैं, यानी ये ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प कर रहा होता है, जमाने में हेल्प कर रहा होता है। इसके सोर्सेज हैं हमारे पास, कैबेज, कॉलीफ्लावर आ जाता है, स्पाइनच है, और इसके बाद लीवर जो है इसमें विटामिन के मिल सकता है इनसे हमें। द नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, कह रहा है कि जो इंटेस्टाइन में नॉर्मल जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ये आपको पता होगा कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है इसमें कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो मौजूद होते हैं और वो ज़रूरी होते हैं जिस्म के लिए, और उसको नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा कहते हैं। स्पेशली ग्राम पॉजिटिव, कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, जो ज़रूरी होते हैं हमारे जिस्म के लिए। सिंथेसाइज विटामिन के टाइप 2, वो विटामिन के की दूसरी टाइप एक होती है, टाइप 2 एक मेनाक्विनोन कहते हैं उसको, वो बनाने में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक रोल ऑफ विटामिन के, इसका मेटाबॉलिक रोल क्या है? इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पर वर्क करता है इन वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स में। और कोएंजाइम हम पढ़ भी चुके हैं एंजाइम वाले चैप्टर में, लेकिन कोएंजाइम में आपको बता दूं कि कोएंजाइम जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये खुद अपने आप को यूटिलाइज नहीं करता, लेकिन किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। और कोएंजाइम क्या करता है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को फिर बढ़ा देता है। फंक्शंस क्या हैं जी विटामिन के? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेपेटिक सेंसेस ऑफ प्रोथ्रम्बिन, कह रहा है कि ये ज़रूरी होता है लीवर जब प्रोथ्रम्बिन बना रहा होता है, और प्रोथ्रम्बिन क्या है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है, या कुछ दूसरे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी क्लॉटिंग फैक्टर जो 2 है, क्लॉटिंग फैक्टर 7 आ जाता है, 9 है, 10 है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनके बनाने में विटामिन के हेल्प करता है। दूसरा इसका फंक्शन, टू बी एक्टिव दिस क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड विटामिन के, कह रहा है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बॉडी के अंदर अगर बन जाएं तो फिर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिव रखने के लिए बी विटामिन के जो है वो ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के अगर ये कम हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो फिर क्या मसला हो सकता है? इट्स डेफिशिएंसी इज़ रेयर, कह रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। और क्यों कम होती है? बिकॉज एडिक्वेट अमाउंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई इंटेस्टाइनल फ्लोरा, कह रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी इस वजह से कम होती है कि विटामिन के जो है ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा बना रहा होता है, और इंटेस्टाइनल फ्लोरा बैक्टीरियाज जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। तो ये जितनी मिकदार में विटामिन के ज़रूरी होता है वो उतनी मिकदार में बनाते रहते हैं। इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड, कह रहा है कि अगर ये विटामिन के जो है ये डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए, तो उससे ब्लीड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड को कोगुलेट करता है, जमाता है। तो जब ये कम हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो कहीं पे कोई छोटा सा जख्म आ जाएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग अकर्स मोस्टली फ्रॉम जीआईटी, कह रहा है कि अगर विटामिन के डेफिशिएंट हो तो सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं वो जीआईटी से हो सकते हैं। जीआईटी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को कहते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक से भी काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, और यूट्रस से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद चौथा फंक्शन इसकी लिखा हुआ है कि अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या मसला हो सकता है? दीज कंडीशन में रिक्वायर विटामिन के सप्लीमेंट्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग, कह रहा है कि अगर ये सारे मसले हो जाएं, यानी अगर जीआईटी से और अगर छोटे पेशाब के साथ अगर ब्लड आना शुरू हो जाए, या यूट्रस से अगर ब्लीडिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे फिर ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है। टॉक्सिसिटी क्या है? अगर ये नॉर्मल से इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन के, कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा मिकदार में विटामिन के बॉडी में दिया जाए, प्रोड्यूस हेमोलाइटिक एनीमिया, तो इससे एनीमिया हो जाता है, यानी आरबीसीज कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और हेमोलाइटिक एनीमिया वो होता है जिसमें ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और उसमें ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड जॉन्डिस इन इन्फेंट्स, या बच्चों में जॉन्डिस हो सकता है ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज, कह रहे हैं इसकी वजह यह है कि विटामिन के अगर लार्ज मिकदार डोजेज में अगर दिया जाए और ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये जिस्म के अंदर मौजूद हो, तो ये आरबीसीज को जो मेम्ब्रेन्स होती है उनके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है और आरबीसीज जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है और उसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास विटामिन सी आ जाता है, यानी अब विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ आ जाते हैं। जो विटामिन सी है इसको अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाइट क्रिस्टलाइन इसका कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती, विथ सोर टेस्ट, और इसका जो टेस्ट होता है, जो इसका जायका होता है वो तुर्श जायका होता है इसका। इसके सोर्सेज क्या हैं जी? फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स में ये मौजूद होता है, एंड वेजिटेबल्स में भी ये मौजूद होता है, लाइक सिट्रस फ्रूट, पोटैटोज, टमाटोज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में ये मौजूद होता है, लेमन वगैरह में।
फंक्शन क्या है इसके, विटामिन सी एक्ट्स एज अ कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। कह रहे हैं कि ये भी एक कोएंजाइम के तौर पर हेल्प करता है कौन से रिएक्शन में, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में। कनेक्टिव टिश्यूज हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी। कह रहे हैं बॉडी के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं विटामिन सी उनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं या जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। इट कन्वर्ट्स फोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये फोलिक एसिड को कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। और इन दोनों का फंक्शन क्या है ये अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। विटामिन सी डिक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज़। कह रहा है विटामिन सी जो है ये कम कर देता है क्रोनिक डिजीज़ को, जैसे कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं या कैंसर हो जाता है, दिल की जो बीमारियाँ होती हैं या जो कैंसर होता है, अगर विटामिन सी जो है ये काफ़ी मिकदार में जिस्म के अंदर मौजूद हो तो ये जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं इनके चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है, मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये यूरिन से बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। एक्सक्रीटेड इन स्वेट, और उसके अलावा ये पसीने से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। टॉक्सिसिटी टू एक्यूट टॉक्सिसिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व, कह रहा है कि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है क्योंकि ये स्वेटनिंग से, पसीने से, यूरिन से ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इस वजह से इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम होती है, ये नॉर्मल मिकदार में ही जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। इसके बाद अभी हम बी कम्प्लेक्स विटामिन की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट विटामिन आ जाता है हमारे पास B1, जिसको थायमीन भी कहते हैं। द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ थायमीन इज थायमीन पायरोफॉस्फेट। कह रहा है कि जो थायमीन है ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है थायमीन की वो थायमीन पायरोफॉस्फेट है। और थायमीन पायरोफॉस्फेट है क्या, ये थायमीन का एक कोएंजाइम है। इसके सोर्सेज के हैं, रिचेस्ट सोर्स लेग्यूम्स और ग्रेन्स हैं इसकी सोर्सेज, इनसे ये काफ़ी मिकदार में मिल सकता है। फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यूज़, ये नर्वस टिश्यूज़ का एक खास और एक ज़रूरी कंपोनेंट होता है जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं। थायमीन पायरोफॉस्फेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, कह रहे हैं ये जो TPP है थायमीन पायरोफॉस्फेट है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर, ये ज़रूरी होता है, ये चाहिए होता है, क्यों, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए एंड अल्फा कीटा ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए, इन दानों के लिए ये ज़रूरी होता है। और ये दानों क्या हैं, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस, ये सिट्रिक एसिड साइकिल या कैल्विन साइकिल के ये रिएक्शंस हैं। तो ये रिएक्शंस जो है ये इनको कैरी करने के लिए थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है वो चाहिए होता है, वो रिक्वायर होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इन माइल्ड डेफिशिएंसी, कह रहे हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी माइल्ड डेफिशिएंसी हो, थोड़ी सी कमी हो इसकी, देयर इज़ द स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट, तो हार्ट बीट स्लो हो सकती है, दिल की धड़कन थोड़ी कम हो सकती है, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, बंदा भूलना शुरू हो जाता है चीज़ों को, कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है पेशेंट। सीवियर डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन बेरी, कह रहे हैं अगर ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कम हो जाए, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये कम हो, तो इससे एक बीमारी हो सकती है जिसको बेरी कहते हैं। बेरी क्या कौन सी डिजीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मल्टीपल नर्व्स, ये इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं नर्व्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको पोलीन्यूराइटिस कहते हैं। हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कार्डियोपैथीज़ यानी हार्ट की जो मसल्स होते हैं उनकी जो डिजीज़ है वो हो सकती है। एंड एडिमा कहते हैं स्वेलिंग को, ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इन दी डाइट। कह रहे हैं कि अगर हमारी डाइट में विटामिन B1 कम हो तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हार्ट की डिजीज़ हो सकती है और एडिमा बन सकता है। इसके बाद हमारे पास विटामिन B2 आ जाता है, इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसके सोर्सेज भी हमारे पास मिल्क, एग, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। मेटाबॉलिक रोल अगर हम इसका देख लें तो राइबोफ्लेविन फार्म्स 2 बायोलॉजिकली एक्टिव 2 कोएंजाइम्स। राइबोफ्लेविन जो है ये भी 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम बना रहा होता है। एक को आप FMN कहते हैं यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और दूसरे को आप FAD कहते हैं यानी फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आपने इन दोनों का नाम आपने बायो में पढ़ा होगा। ये दोनों जो है ये हेल्प करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ ATPs, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने में हेल्प करते हैं, और ATP जो है ये एनर्जी के तौर पर यूज़ कर रहा होता है सेल। इसके बाद हमारे पास विटामिन H आ जाता है, बायोटिन इसका दूसरा नाम है। इसके सोर्सेज में हमारे पास प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड, कह रहे हैं कि ये तकरीबन तमाम फूड्स में मौजूद होता है, पर्टिकुलरली इन लीवर, मिल्क एंड एग, याक, इनमें भी ये मौजूद होता है। मेटाबॉलिक रोल अगर इसका हम देख लें तो बायोटिन इज़ अ कोएंजाइम ऑफ कार्बोक्सिलेज, ये कार्बोक्सिलेज का कोएंजाइम है। और क्या करता है ये, इट हेल्प्स कार्बोक्सिलेज, ये कार्बोक्सिलेज की हेल्प करता है इन एडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ताकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड किया जा सके इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में। डेफिशिएंसी अगर हो जाए बायोटिन की तो क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड, कह रहे हैं अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी हो तो उससे कौन सी सिम्टम्स आ सकती हैं, अलामात क्या मिलेंगी। डर्माटाइटिस हो जाएगा, जो स्किन है स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ग्लोसाइटिस हो सकता है यानी टंग की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ज़बान जो है उसमें सोजिश हो जाएगी। एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है।
एंड नाउजिया हो सकता है, यानी मतली कै वगैरह आना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास विटामिन B3 आ जाता है, इसका एक और नाम नियासिन है। अदर नेम्स आर नियासिनामाइड, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड एंड पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, ये इसके दूसरे नाम है। नियासिन, विटामिन B3, नियासिनामाइड, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड और पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, ये भी इसका एक नाम है। इसके अगर हम सोर्सेज देख लें जिनसे हम विटामिन B3 जो है वो ले सकते हैं, तो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, मिल्क, लिवर है, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म है ट्रिप्टोफेन का। ट्रिप्टोफेन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में हमें विटामिन B3 मिलता है। मेटाबॉलिक रोल इसका हम देख लें तो नियासिन प्रोड्यूस 2 बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ कोएंजाइम, इससे भी हमें 2 कोएंजाइम मिल सकते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव 2 कोएंजाइम है। एक हमारे पास NAD आ जाता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, और दूसरा हमारे पास NADP आ जाता है, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये भी दोनों आपने पढ़े होंगे बायो में। दीज बोथ हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATPs, ये भी अगेन ATPs को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अगर क्लिनिकल यूजेस हम देख लें तो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमियाज। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, लिपिड्स होते हैं, और MIA वर्ड जो है ये ब्लड के लिए यूज़ होता है, यानी ब्लड के अंदर अगर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए नियासिन या विटामिन B3 जिसको कहते हैं ये दिया जा सकता है, यूज़ करवाया जा सकता है। इट इनहिबिट्स, कह रहा है कि ये रोक देता है लाइपोलाइसिस, सेल्स की डिग्रेडेशन को, लिपिड्स की डिग्रेडेशन को इन एडिपोज टिश्यूज़ में। इट काज डिक्रीज इन लीवर ट्राइग्लिसरॉल सेंसिस, कह रहा है कि ये लीवर के अंदर जो ट्राइग्लिसरॉल बन रहा होता है उसकी सेंसिस को भी ये कम कर देता है। डिजीज़ कौन सी हो सकती है अगर ये डेफिशिएंट हो, इसके नाम में भी हमने पढ़ा पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, कि अगर ये काफ़ी मिकदार में हो तो पेलेग्रा नहीं होता, और अगर ये कम मिकदार में हो तो पेलेग्रा एक डिजीज़ है वो हो सकती है। इट्स डेफिशिएंसी काजेज पेलेग्रा, कह रहे हैं कि अगर ये कम हो तो इसकी वजह से एक बीमारी हो सकती है जिसको पेलेग्रा कहते हैं। पेलेग्रा की सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अलामात देखें तो 4 Ds आ जाती हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास डर्माटाइटिस आ जाती है। डर्माटाइटिस जो है ये स्किन का डिसऑर्डर है, स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दूसरी जो इसकी अलामत आ सकती है वो डायरिया है, यानी लूज मोशन हो सकते हैं। तीसरी जो इसकी अलामत आती है वो डेमेंशिया है। डेमेंशिया जो है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसओरिएंटेशन आप इसको कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड होता है और इसको आप डेमेंशिया कह रहे होते हैं। उसकी कुछ अपनी परसेप्शंस होती हैं, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास विटामिन B5 आ जाता है, इसको आप पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। पेंटोथेनिक एसिड प्रोवाइड्स कोएंजाइम A विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप, कह रहा है जो पेंटोथेनिक एसिड है ये कोएंजाइम A बना रहा होता है जो एसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड्स आर सक्सिनाइल को A, इसकी जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सक्सिनाइल को A है, फैटी एसाइल को A है और एसिटाइल को A है। इट इज़ आल्सो कंपोनेंट ऑफ फैटी एसिड सिंथेटेज, ये फैटी एसिड सिंथेटेज का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एग्स एंड लीवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, इसके जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो एग और लीवर हैं। इट्स डेफिशिएंसी इज़ नॉट वेल करेक्टराइज, कह रहा है कि इसकी जो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा नहीं उसको करेक्टराइज किया गया, उसको नहीं देखा गया ज़्यादा। हमारे पास नेक्स्ट विटामिन B6 आ जाता है, यानी पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 इज़ अ कलेक्टिव टर्म, कह रहे हैं कि ये कलेक्टिव टर्म है। विटामिन B6 जो ये कलेक्टिव टर्म है किसके लिए? फॉर पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन के लिए, पायरिडॉक्सल के लिए, पायरिडॉक्सामीन के लिए। और ये जो सारे हैं पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामीन, पायरिडॉक्सिन, ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरिडीन, ये सारे पैरिडीन के डेरिवेटिव्स हैं। पायरिडॉक्सिन अकर्स प्राइमरली इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में मौजूद होता है। वाइल पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामीन आर फाउंड इन फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, लेकिन कह रहा है कि जो पायरिडॉक्सल या पायरिडॉक्सामीन है ये ऐसी खुराक से हमें मिलते हैं जो एनिमल से ऑब्टेन की जाती है। इनके सोर्सेज अगर हम देख लें तो वीट, कॉर्न, एग, याक, लीवर, मसल, मीट्स जो है ये इसके गुड सोर्स हैं। मेटाबॉलिक रोल अगर हम इसका देखें तो पायरिडॉक्सिन एंड पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामीन सर्व्स एज प्रिकर्सर ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम पायरिडॉक्सल फास्फेट, कह रहा है कि ये जो तीनों हैं ये प्रिकर्सर हैं कोएंजाइम के। और कौन सा कोएंजाइम? पायरिडॉक्सल फास्फेट के। पायरिडॉक्सल फास्फेट है क्या जी? पायरिडॉक्सल फास्फेट इज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है दैट कैटालाइज रिएक्शन, जो रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, स्पीड अप करता है, तेज़ करता है, इन्वॉल्विंग अमाइनो एसिड, ऐसे रिएक्शंस को जिनमें अमाइनो एसिड मौजूद होता है। जैसे कि हमारे पास ट्रांसएमिनेशन एक रिएक्शन आ जाता है, डीएमिनेशन एक रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, या कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड एट इनटेक ऑफ 2 ग्राम्स ऑफ पायरिडॉक्सिन पर डे, कि कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है अगर 2 ग्राम पायरिडॉक्सिन पर डे लेना शुरू कर दिया जाए।
इसके बाद हमारे पास फोलिक एसिड आ जाता है, या विटामिन B9 इसको कहते हैं। सोर्सेज क्या है? फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, लीवर में, बीन्स में, सीरियल्स वगैरह में मौजूद होता है। इसका मेटाबॉलिक रोल अगर हम देखें तो टेट्राहाइड्रोफोलेट इज़ अ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। ये हमने पढ़ा भी था पहले। फोलिक एसिड की जो है वो एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 स्टेप रिडक्शन प्रोसेस बाय डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। कह रहा है कि इसको बनाया जाता है 2 स्टेप रिडक्शन प्रोसेस से, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से। कन्वर्जन ऑफ फोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, कह रहा है कि जब टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्जन होती है फोलिक एसिड की, इसेंशियली रिक्वायर्ड विटामिन सी एंड विटामिन B12, तो इसके लिए विटामिन सी और विटामिन B12 ज़रूरी होते हैं। टेट्राहाइड्रोफोलेट इज़ इसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडीन बेसिस। कह रहा है टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये ज़रूरी होता है प्यूरिन और पायरामिडीन बेसिस बनाने के लिए। और प्यूरिन और पायरामिडीन क्या होते हैं? दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। ये ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस हैं विच आर इसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस, जिनसे DNA बन रहा होता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBCs। जो THF है, टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये RBCs को मैच्योर करने के लिए भी ज़रूरी होता है। अब्सेंस ऑफ एनी दीज 3 विटामिन, कह रहा है कि अगर ये 3 विटामिन कम हो जाएं, इनकी डेफिशिएंसी हो, मौजूद ना हो, यानी फोलिक एसिड या विटामिन C या विटामिन B12, तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है? मैक्रोसाइटोसिस हो सकता है। मैक्रोसाइटोसिस क्या होता है कि एब्नॉर्मली सेल्स जो है उनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, यानी सेल्स जब इनका साइज़ बढ़ जाता है तो उन सेल्स को तोड़ दिया जाता है, उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे एनीमिया हो सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वीमेन एंड अल्कोहलिक्स। कह रहा है कि ये विटामिन ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है प्रेग्नेंट वीमेंस में और ऐसे लोगों में जो अल्कोहल ले रहे होते हैं, जो शराब नोशी करते हैं। प्रेग्नेंट आर लैक्टेटिंग वीमेंस आर ऑलवेज एडवाइज टू टेक फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। कह रहे हैं कि ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हों या जो बच्चों को फीड करवा रही होती हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जब वो बच्चों को फीड करवा रही हूँ उस वक्त फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेती रहें। इसका फंक्शन क्या है? फोलिक एसिड इज़ रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस। ये DNA बनाने में हेल्प करता है। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, और सेल्स के बनाने में हेल्प करता है। स्टडीज़ हैव शोन दैट, कह रहे हैं हमें स्टडीज़ से ऐसा पता चला है, द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फोलिक एसिड इन द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन कैंसर। ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। एंड क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और बहुत सारी क्रोनिक जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनसे भी ये बचाता है। उसके बाद हमारे पास विटामिन B12 आ जाता है। इसको साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। दिस इज़ दी ओनली कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ये एक ही विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। इसके सोर्सेज क्या हैं? सिंथेसाइज्ड ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा। कह रही है हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा के जो माइक्रोब्स हैं उनसे ये तैयार किया जाता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। एनिमल्स ऑब्टेन दिस विटामिन फ्रॉम देयर ओन इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा। एनिमल्स जो है वो अपने ही इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उससे ये लेते हैं। आर बाई ईटिंग फूड, या ऐसी खुराक लेने से, ड्राइड फ्रॉम अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल से ली जाए। इट इज़ फाउंड इन लीवर। ये लीवर में, मिल्क में, एग में और चिकन में मौजूद होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ड्यूरिंग डाइजेशन विटामिन B12 इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड। डाइजेशन में क्या होता है कि जब डाइजेशन होती है खुराक की, अगर खुराक में विटामिन B12 लिया जाए तो जब उसकी डाइजेशन होगी तो ये खुराक से अलग हो जाएगा। विटामिन B12 खुराक फूड से रिलीज़ कर दिया जाएगा। देन इट बाइंड्स टू द इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर ये इंट्रिंसिक फैक्टर से मिल जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स, जो गैस्ट्रिक पेरिटल सेल से सिक्रीट किया जाता है। एंड इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द फंडस ऑफ द स्टोमिक। और स्टोमिक का जो फंडस पार्ट होता है, जो एक जे शेप्ड एक आर्गन बन रहा होता है, एक एरिया बन रहा होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी मौजूद होती है। द विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कम्प्लेक्स। कह रहा है ये जो विटामिन B12 जब इंट्रिंसिक फैक्टर से मिलता है तो ये जो एक कम्प्लेक्स बनता है, ये फिर मूव करता है स्टोमिक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब ये इलियम में पहुंच जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जब ये तीसरे पार्ट में पहुंचता है, तो विटामिन B12 इज रिलीज्ड फ्रॉम द कम्प्लेक्स। तो ये अपने उस कम्प्लेक्स से अलग हो जाता है, यानी विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कम्प्लेक्स बना हुआ था ये उसको तोड़ देता है और विटामिन B12 अलग हो जाता है। रिलीज विटामिन B12 इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल ब्लड। ये जो विटामिन B12 वहाँ से रिलीज होता है, अलग होता है इंट्रिंसिक फैक्टर से, इसको फिर पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फ्रॉम पोर्टल ब्लड इट इज़ कैरीड टू द लीवर फॉर स्टोरेज। और इस तरह से ब्लड से गुजार के तो इसको लीवर में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको स्टोर कर दिया जाता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन द बॉडी, देयरफॉर इट विल टेक ईयर्स फॉर द क्लिनिकल सिम्टम्स टू डेवलप। कह रहा काफ़ी मिकदार में ये मौजूद होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इस वजह से इसकी डेफिशिएंसी के बाद सिम्टम्स आने में
सालों लग सकते हैं। इसका मेटाबॉलिक रोल हम देखते हैं। इन ह्यूमंस विटामिन B12 इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेनी रिएक्शन, ये बहुत सारे रिएक्शंस में हेल्प कर रहा होता है, रिक्वायर होता है ये। फॉर द सेंसेस ऑफ मैथ्योनिन, मैथ्योनिन की सेंसेस में ये हेल्प करता है। मैथ्योनिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है। फॉर द कन्वर्जन ऑफ फोलिक एसिड टू इट्स एक्टिव फॉर्म यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट में, कह रहे THF में फोलिक एसिड की जो कन्वर्जन होती है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल अमाइनो एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे अमाइनो एसिड और कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए विटामिन B12 हेल्प करता है। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सेंसिस, कह रही है अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है ताकि प्रोटीन को सेंसाइज किया जा सके। और ये हमारा लास्ट विटामिन था, विटामिन B12। और आज के इस लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री का जो विटामिन वाला चैप्टर है ये हमने कंप्लीट किया है। ये जो सारे नोट्स हैं बच्चों, ये नोट्स आपको मिल सकते हैं, लिखे हुए भी आपको मिल सकते हैं। आप को मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक डाल दूंगा, तो अगर किसी बच्चों को ये सारे नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे वहाँ पे उस ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में वो शामिल होकर मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकता है, या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा सारे नोट्स। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने कौन सी बुक को यूज़ करके ये नोट्स बनाए, फ़ाइक अहमद को मैंने यूज़ किया। ये फ़ाइक से तैयार किए गए नोट्स हैं, इंतहाई शार्ट हैं। और ये वो तमाम लोग जो BS कर रहे हैं, जिनका बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो मेडिकल के फील्ड में, जिन भी स्टूडेंट्स का बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो ये नोट्स सारे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।